के लाइव में हम बॉलीवुड की एक और काली सच्चाई आपके सामने रखने जा रहे हैं और उस काली सच्चाई को रखने के लिए हमने आपके साथ एक न्यूज आर्टिकल को भी हम शेयर करने वाले हैं। मैं वो न्यूज आर्टिकल भी आपके सामने खोलता हूं और बताता हूं कि हम क्या क्या बातें इस लाइव सेशन में करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं उनके मेकअप का बजट भले ही 10 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता हो, लेकिन लेखक को 10 लाख रुपए भी नहीं मिलते हैं। पूरी फिल्म में 2 से 4 करोड़ रुपए का मेकअप होना बड़ी आम सी बात है, पर कहानी लिखने वाले को, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले लिखने वाले को और संवाद लिखने वाले को मिलते हैं बड़ी मुश्किल से 10 लाख, जबकि सितारों के ड्राइवर को भी 5,000 रुपए प्रतिदिन मिल जाते हैं। इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए रवि जी हमारे साथ होंगे। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया उज्जवल जी, इस बातचीत में आपका भी स्वागत है। और मैं यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल भी शेयर कर रहा हूं ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि हम ये कहानी कहाँ से शुरू कर रहे हैं। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे लाइव सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे बॉलीवुड में मेकअप करने वाले तक को इतना पैसा दिया जाता है करोड़ों में, लेकिन लेखक को कोई पैसा नहीं मिलता। खास मुश्किल से 10 लाख रुपए मिलते हैं, यानी सैकड़ों करोड़ की फिल्म में जो लेखक होता है वो सिर्फ कुछ लाख ही पाता है। और यही वजह है कि बॉलीवुड से लगातार लोगों का विश्वास और भरोसा उठ रहा है। हम यहाँ पर आपको इस आर्टिकल की मदद से और अपने डिस्कशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बहुत बड़ा मजाक किया जाता है, हम कहेंगे, इंडस्ट्री के साथ में। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया उज्जवल जी। तो कैसे देखते हैं आप? आपने मुझे ये आर्टिकल आज दिन में भेजा था कि 55 लाख रुपए कैटरीना कैफ के हेयर के लिए और 1 करोड़ रुपए उनके हाँ, आई बैग्स को रिमूव करने के लिए, और जबकि राइटर का हाल ये है कि कुछ नहीं मिलता उसे, 10 लाख भी नहीं मिलता। मतलब मुझे लगता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टोरी है, जी जिसको जी सारे प्रोड्यूसर्स को, सारे प्रोडक्शन हाउसेस को, तमाम सो कॉल्ड स्टार्स को देखना चाहिए और अपना सिर जो है शर्म से झुका लेना चाहिए। जी। ये स्टोरी उनके मुंह पर बहुत करारा तमाचा है। जिस हाँ। सिनेमा की आत्मा कहानी होती है, स्क्रिप्ट और डायलॉग होते हैं, उसका इन्होंने ये हाल कर रखा है। हम्म। मतलब घर में जो पोछे का कपड़ा होता है ना गंदा, जिससे कि घर की पूरी सफाई साफ करते हैं और उसके बाद आप उसको एक कोने में डाल देते हैं और फिर उसकी तरफ देखना और उसको छूना भी पसंद नहीं करते। जी दरअसल इन्होंने राइटर्स का वो हाल बना रखा है। फिल्म जब हिट होती है, अरे वाह क्या कमाल का काम किया है और क्या एक्टर के लिए लोग दीवाने हो गए हैं, अरे डायरेक्टर का क्या बढ़िया डायरेक्शन था, ये वो। किसी फिल्म में क्रेडिट राइटर को नहीं मिलता है, लेकिन जी जैसी फिल्म फ्लॉप होती है, अरे कहानी में दम नहीं था, डायलॉग्स अच्छे नहीं थे, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी, हम लोग ही कहते हैं। लेकिन बात यह है कि इस इन सबको लाने की जिम्मेदारी तो उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर की है। जी लेकिन आपने एक्टर्स को, स्टार्स को सिर चढ़ा लिया है और जो सिनेमा की आत्मा है, आपने उसको बिल्कुल एकदम मैले कुचैले कपड़े की तरह जो है एक कोने में डाल रखा है। उसकी आपके मन में कोई इज्जत नहीं है। जो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया, इसको देखकर, इसको पढ़कर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा कि हमें इस पर बात करना चाहिए। ये वाकई जी एक काली सच्चाई है, ये बहुत कड़वा घूंट है और मतलब सारी पूरी इंडस्ट्री को सोचने की जरूरत है। और इनफैक्ट मुझे लगता है जो फिल्म इंडस्ट्री में एक राइटर्स एसोसिएशन बना हुआ है, उसको भी बहुत सीरियस होना चाहिए अब कि वो राइटर्स के लिए कर क्या रहा है। आपका काम ये है, ये थोड़ी है कि आप सिर्फ स्क्रिप्ट को, कहानी को रजिस्टर कर लो कि वो बेचारा जो स्ट्रगल करता रहेगा कहीं अगर फंस जाएगा तो आप उसकी मदद करा दें, या अगर लड़ाई चल रही है तो उसमें आप उसको चाहे किसी भी तरह की हेल्प कर दें, चाहे उसको वैचारिक सहयोग की या कभी वकील भी आप खड़े कर देते हैं। उसकी जरूरत नहीं है भाई। एक राइटर का काम फिल्म में सबसे पहले शुरू होता है। एक कहानी को लिखे जाने का काम सबसे पहले शुरू होता है। एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन, चार चार साल लगते हैं। लोग अपने आइडियाज पे काम करते हैं, कहानी बनाते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, डायलॉग बनाते हैं, री राइटिंग होती है, महीनों काम करते हैं, बरसों काम करते हैं। उसके बाद जब चीज निकल कर आती है, फिर फिल्म पर काम शुरू होता है। मतलब जिस चीज पर आपका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत होती, जहां आप मौलिकता की डिमांड करते हैं, एक आदमी या जो भी मान लीजिए दो चार राइटर भी मिलके कर रहे हैं अलग अलग सेक्शंस को,
वो सब कुछ करके अपना सब कुछ झोंक कर उसको लेकर आते हैं। उस बीच उनको अपना घर परिवार भी संभालना है, उनकी बाकी जिम्मेदारियां भी है, और पैसा देने के नाम पर आप क्या देते हैं? मतलब मैं आपकी और फिल्मों में चाय उससे ज्यादा की आ जाती है। मतलब यहाँ तो हम चलिए मेकअप की बात कर रहे हैं, राइटर की फीस से ज्यादा तो ये चाय पानी का खर्चा इससे ज्यादा हो जाता है। तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। देखिए, यहां पर मैं कुछ और पॉइंटर्स यहां पे क्लियर करना जी। चाहूंगा जो इस राइटअप में लिखे हुए हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एक हेयर या मेकअप आर्टिस्ट प्रतिदिन 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा सकता है। और इस बात का गवाह मैं भी रहा हूं। मैंने बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के लिए अपने कार्यक्रमों के दौरान बहुत से ऐसे शूट्स करवाए हैं और बहुत से ऐसे मेकअप आर्टिस्ट को साइन भी किया है और उनके पेमेंट्स रिलीज भी करवाए हैं। इसलिए मैं इस बात को जानता हूं कि मैं नाम लेकर नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन आपको अंदाजा दे देता हूं कि बॉलीवुड में जो बहुत छोटे स्टार्स होते हैं, जिनको आप कहेंगे अरे ये तो हीरो हीरोइन भी नहीं है, साइड, उनके बिल्कुल। मेकअप का खर्चा 40,000 रुपए का होता है। 90 के दशक की एक बहुत मशहूर अभिनेत्री हैं जिनकी पहली फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। उन्हें अभी कुछ दिन पहले किसी ने इनवाइट किया था एक जगह पर, उन्होंने अपनी मेकअप का 1 लाख लिया। जो उन्होंने आने की फीस ली थी वो अलग थी, मैं सिर्फ मेकअप की बात कर रहा हूं। इसलिए इसमें जो लिखी गई बातें हैं उनका मैं व्यक्तिगत रूप से गवाह रहा हूं। 40,000 रुपए से नीचे मेकअप नहीं होता है। 40,000 रुपए से मेकअप की जो डिमांड है वो शुरू होती है। आज से कुछ साल पहले अगर मैं 2010 के दशक की बात करूं, उस वक्त ये रेट 25,000 था। ये मैं आपको आज की रेट बता रहा हूं, 40,000। और जो वन फिल्म वंडर होकर रह गए बड़े सितारे, वो भी आज आने की फीस के साथ 1-1 लाख रुपया मेकअप का लेते हैं। और ये इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल रिसर्च करके लिखा है, मैं क्योंकि इस चीज को देखता भी रहा हूं। एक फिल्म अगर 2 महीने शूट हो रही है तो करीब 4 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है मेकअप का खर्च। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तो वो लोग 10 करोड़ रुपए तक रखते हैं निकाल कर मेकअप के लिए, जबकि जो डायलॉग राइटर है उसे 4 से 5 लाख रुपए में विदा कर दिया जाता है। यानी अरे आप ये मानकर चलिए कि कहानी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग ये सबका सब 10 लाख रुपए में निबट जाता है। किसी को 3, किसी को 4, किसी को 2, और निकालो। इसके अलावा जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो 5 स्टार होटल में रुकते हैं। बहुत से ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में जो फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास का किराया आम इकोनॉमी सीट से कम 4 से 5 गुना होता है, कम से कम। कई उड़ानों में ये 8 से 10 गुना भी होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो इकोनॉमी में टिकट 5,000 की है वो बिजनेस में 25,000 की हो जाती है। तो ये चीज जो है हमें बताती है, सितारों के ड्राइवर को भी 5,000 मिलता है। तो रवि जी, मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत किस्सा भी सुना देता जी। हूं, क्योंकि अगर इसमें बात चल हाँ रही है। जरूर। ये 99-2000 की बात है। एक टीवी स्टार सेट पर आया करते थे। मैं एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी के लिए काम कर रहा था, और समझ लीजिए आज से 25 साल पहले की बात है ये। उनके साथ उनका एक बॉय आता था जो उनका टिफिन लेकर आता था, उनके लिए सैलेड फ्रूट्स काटता था। उसको एक दिन का 2,000 मिलता था, आज से 25 साल पहले, जो उनका पर्सनल बॉय था। इसमें ड्राइवर का मेहनताना शामिल नहीं है, और वो एक टीवी एक्टर ही थे, वो फिल्म एक्टर नहीं थे। मैं और ये पैसा जो है उस वक्त मुझे रोज का 100 रुपया मिलता था, तो मैं देखता था कि यार मेरे से ज्यादा तो 2,000 रुपए इसको मिलता है। तो मुझे पता लगता था कि भाई ये तो उसका सिर्फ ये काम था कि उनको पानी देना, सलाद देना, फ्रूट देना, खाना लगा के देना, बस। तो ये रहा है इंडस्ट्री में। और ये जो बातें इसमें लिखी हैं, इनका कई बातों का तो मैं खुद गवाह रहा हूं, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये सारी चीजें मतलब इतनी शॉकिंग भी हैं, मतलब एक तरीके से, कि आप किस तरह से फिल्मों में फीस डिसाइड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ हेयर और मेकअप की बात चल रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, शायद 15-20 दिन पहले या अधिक से अधिक 1 महीने पहले करण जौहर साहब का एक स्टेटमेंट आया था, और उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों यश और रूही, जो नाम है उनके बेटे बेटी का, मैं चाहूंगा कि वो फिल्मों में मेकअप और हेयर आर्टिस्ट बने। ये करण जौहर कह रहे हैं।
जो बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर हैं, बोले मैं चाहूंगा कि वो बने, क्योंकि यार ये खूब पैसा पीटते हैं जी। मतलब ये आप सोचिए, ये प्रोड्यूसर की बात है, बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर की बात है। भले ही उन्होंने इसको मजाक में कहा हो या आप तंज मान लीजिए, आप उसको बहुत सीरियसली मत लीजिए कि अरे कोई करण जौहर के बच्चे मेकअप आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट बनेंगे क्या। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है कि वो इतना पैसा लेते हैं, और ये सारा जो मामला है ये सीधे सीधे प्रोड्यूसर की जेब पर आता है। हीरो का, हीरोइन का, आर्टिस्ट का मेकअप करना है, वो अगर फिल्म के लिए आ रहा है और 100 करोड़ रुपए की भी फीस ले रहा है, मगर अपने स्टाफ को वो हेयर और मेकअप का पैसा वो नहीं देता, वो प्रोड्यूसर को ही देना है। और ये पिछले कुछ दशकों का चलन है, वरना एक समय था पूरी फिल्म बनती थी, फिल्म के साथ में हेयर और मेकअप आर्टिस्टों का भी अनुबंध होता था, वो उस टीम का हिस्सा होते थे और वही लोग सबका हेयर और मेकअप करते थे। अब सबका इंडिविजुअल हो गया है, हर आदमी अपने साथ हेयर वाला और मेकअप वाला लेके चलता है। और जैसा कि आपने कहा कि बात सिर्फ फिल्म की नहीं है, अगर आप उनको किसी प्रोग्राम में इनवाइट भी कर देंगे, कई बार हमारे पास हमारे शहरों से या हमारे परिचितों से जो मुंबई से बाहर रहते हैं, कभी कोई प्रोग्राम कराना चाहते हैं किसी संस्था का, ऑफिस का, इंडिविजुअल, तो फोन करते हैं यार एक आर्टिस्ट जो है वो कितनी फीस लेगा। तो हमें उनको बताना पड़ता है कि आप सोच रहे हैं कि एक्स आर्टिस्ट आएगा तो सिर्फ एक्स आर्टिस्ट नहीं आएगा, उसके साथ उसकी एक टीम आएगी, उस 2-3 लोग तो एकदम पक्के तौर पर रहेंगे, एक उसके साथ एक उसका अटेंडेंट रहेगा, एक उसके साथ एक उसका मैनेजर रहेगा, और हेयर और मेकअप तो पक्के तौर पर रहेगा। आप सोच लीजिए एक आर्टिस्ट को बुलाना आप चाह रहे हैं, इसका मतलब आप एक साथ 5 लोगों को बुला रहे हैं। तो वो सुन के आश्चर्य करते हैं, अच्छा ऐसा है, वरना उनके दिमाग में ये इमेज रहती है हमने एक आर्टिस्ट को बुलाया, उससे बात की और वो आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये खर्चा जो जुड़ चुका है आजकल, और ये ठीक है इनकी लाइफ का हिस्सा है भाई, ठीक है एक आर्टिस्ट को लगता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो दर्शक मुझे एक हीरो के रूप में, हीरोइन के रूप में देखते हैं, तो मुझे वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, मेरे बाल संवरे होना चाहिए, मेरा मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन भाई उसको उसकी प्रेजेंस की फीस मिल रही है ना, ये उसकी टीम है, उसको अपनी टीम को पे करना चाहिए। लेकिन नहीं, वो जिनके यहाँ मेहमान बनकर जाता है उनसे कहता है आप इनको पैसे दो। मतलब ये ठीक वैसे ही है कि कोई हमको अगर मेहमान के तौर पे बुलाता है तो हम वहां पहुंचे कि भाई साहब हम फला गाड़ी से आए हैं, आप इस गाड़ी का किराया दे दीजिए, या हम फला गाड़ी से आए हैं, आप इसका पेट्रोल दे दीजिए, इसके ड्राइवर को पैसा दे दीजिए। मेहमान तो हम है भाई, बुलाया तो हमें गया है। तो ये स्थिति, और फिल्मों की भी स्थिति यही है। हीरो जब एक डील करता है प्रोड्यूसर के साथ में, तो वो अपनी टोटल पैकेज का पैसा लेता है, लेकिन वो नहीं है अभी, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर जो हैं इनके सामने घुटने पे बैठे हुए हैं, उनको लगता है बस स्टार्स की वजह से हमारी फिल्म चल रही है। और बात फिर वही यहाँ पे कहानी, स्क्रिप्ट और बाकी राइटिंग की आती है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर आप उसके बाद में गरियाते हैं अरे यार कहानी अच्छी नहीं थी, और वाकई नहीं होती, होगी कैसे जब आप कम में लिखने वालों को जोड़ेंगे। अच्छे राइटर्स को तो आप जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो पैसा मांगते हैं। जिसने भी पैसा, उनके लिए राइटर को पैसा देना मतलब जो है मतलब जैसे उनकी कोई मतलब आत्मा निकाल ले रहा है उनके शरीर से, उनको इतनी तकलीफ होती है। और सिनेमा में अगर किसी का पैसा काटने की बात आती तो सबसे पहले राइटर का पैसा काटो भाई। इन एक्टर्स को ये मोटी मोटी फीस एडवांस देते हैं, टेक्नीशियंस को मोटी मोटी फीस एडवांस में दी जाती, बाकी और भी लोगों को, राइटर्स को मुश्किल से 10% का एडवांस देने में भी ये रोने लगते हैं। जबकि मैं फिर कह रहा हूं कि वो सबसे पहले काम शुरू करता है, सबसे ज्यादा डेप्थ में काम करता है, वो अपना सब कुछ लगाता है, लेकिन आप उसको कुछ नहीं देते हैं। तो दरअसल इनकी आत्माएं जिस तरह की हो चुकी ना, चाहिए एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हो, वही इन्होंने फिल्म की आत्मा के साथ भी किया हुआ है। तो जब ये अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार नहीं है, तो उस फिल्म की आत्मा को लेकर कितने ईमानदार होंगे। और यही वजह है कि आज बॉलीवुड फिल्मों की ये हालत है। और बिल्कुल कोई नहीं पूछ रहा, उनमें कुछ बचा नहीं, आत्मा नाम की चीज रह ही नहीं गई है, तो रहेगी कैसे वो। अच्छा, इसमें एक और न्यूज आर्टिकल मैं शेयर करूंगा, फिर हम उस पर भी बात करेंगे। दूसरा आर्टिकल इस बारे में है कि दीपिका पादुकोण का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ, हाँ, जी जिसमें जी। वो बात कर रही हैं कि जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं उनके हम्म काम करने के घंटे निश्चित हों, उनके हम्म खान पान का ध्यान रखा जाए,
उनके लिए एक मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ सेट पर मौजूद रहे। वो आर्टिकल मैं पहले दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नॉट एक्टर्स, दीपिका पादुकोण फर्स्ट एडवोकेटेड फॉर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम पे फॉर फिल्म क्रू, दे कम मच अर्लियर, लीव मच लेटर। मैं, जो हमारे दर्शक फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि एक फिल्म के सेट पर सबसे पहले स्पॉट बॉय आता है, जो सबसे पहले उस सेट की सफाई करता है। सेट की सफाई होने के बाद फिर वहां पे लाइटिंग शुरू होती है, और अक्सर लाइटिंग फिल्म के एक्चुअल शूट से 3-3, 4-4 घंटे पहले होती है, क्योंकि लाइटिंग में एक अच्छा खासा टाइम लगता है। फिर झाड़ू लगने के बाद, सेटिंग होने के बाद, लाइटिंग होने के बाद, जब सब कुछ तैयार होता है, फिर डायरेक्टर के असिस्टेंट जो हैं वो उस सेट को देखते हैं, समझते हैं कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो आर्टिस्ट को बुलाया जाता है। यानी अगर 12 बजे रोल हो रहा है, 12 बजे शूट शुरू हो रहा है, तो आप मानकर चलिए कि सुबह 7 बजे से उस सेट पर काम शुरू हो चुका होगा, साफ सफाई का, और उसके बाद लाइटिंग का, और उसके बाद दुनिया भर के टेस्ट होते हैं कि सब चीजें ठीक ठाक काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, साउंड का, लाइट का, कैमरे का, सारा टेस्ट होने के बाद। तो ये जो क्रू है, वो अगर फिल्म स्टार 12 बजे के शूट के लिए 10 बजे पहुंच रहा है, उसको 2 घंटे जाएंगे मेकअप में, तो जो क्रू मेंबर्स हैं वो तो और सुबह 6 बजे पहुंचते हैं। तो दीपिका पादुकोण ने इस बारे में बात की थी और कहा था कि एक तो खाना अच्छा होना चाहिए। देखिए, और एक और चीज है इंडस्ट्री में, बड़ा गलत चलन है, इसको मैंने कई बार अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा, कि क्रू के लिए खाना अलग आएगा, डायरेक्शन टीम के लिए अलग आएगा, और जो स्पॉट बॉयज हैं या बाकी लोग हैं उनके लिए खाना अलग आए। तो खाने के हमेशा 4 प्रकार आते हैं, जो कि बहुत गलत है। ज्यादातर सेट पर ऐसा होता है, जितने सेट्स पे मैंने देखा है ये चीज भी बहुत गलत है। और इसके लिए भी दीपिका ने कहा था इस इंटरव्यू में कि एक ही तरीके का खाना और एक ही तरीके की चीजें होनी चाहिए, नहीं तो हम कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं। क्या वो इंसान नहीं है जो क्रू मेंबर्स हैं, उनके लिए वैसा खाना क्यों नहीं आएगा जैसा बाकियों के लिए आएगा? तो ये काफी कुछ होता है इंडस्ट्री में। रवि जी, आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? बिल्कुल होता है। देखिए, इंडस्ट्री में ऊपर ऊपर कहने को इन लोगों के पास बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम लोग एक फैमिली हैं, सब लोग एक बराबर हैं, सबको हम बराबर नजर से देखते हैं, इंडस्ट्री को मुश्किल वक्त में एक साथ आकर खड़े हो जाना चाहिए, हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें हैं, सच्चाई जो है इससे बहुत अलग है। सच्चाई वो है जो आपने बताई है। और बात सिर्फ अगर दीपिका पादुकोण कर रही है तो क्रू मेंबर्स की क्यों कर रही है? इन्होंने राइटर्स के लिए आज तक कितनी आवाज उठाई है? खुद कभी जी। कहा हो कि यार हम जिस फिल्म में हिट हुए हैं, बहुत अच्छा रोल लिखा गया था, इसके राइटर को इसका क्रेडिट जाता है। कभी इन्होंने उसको पूछा है कि तुम्हारी फीस हमारे मुकाबले कितनी थी, या उस डायरेक्टर के मुकाबले कितनी थी, या फिल्म के बजट के मुकाबले कितनी थी, या जो हमारा हेयर और मेकअप हुआ है उसके मुकाबले कितनी थी? तो इन्हें पता चल जाएगा कि इनके हेयर और मेकअप में जो पैसा खर्च हुआ है उससे कई गुना कम मूंगफली की तरह पैसा जो है उस राइटर को दिया गया है। तो इनके फ्लॉप होने की वजह इन्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इनके पास अच्छे राइटर्स नहीं है। क्वालिटी राइटर्स आपकी कीमत में आएंगे नहीं, और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं ज्यादातर आपको वो मिलेंगे जो कोई एक्टर बनने आया था, कोई डायरेक्टर बनने आया था, कोई फ्लॉप हो चुका है, जिसको कहीं काम नहीं मिला, तो सोचा राइटिंग तो हम कर ही लेंगे। राइटिंग एक ऐसा थॉट है अपने दिमाग में लोगों के कि इसको तो कोई भी कर लेगा, इसमें करना क्या है। और इस फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी बात है, बहुत कहानियां होना चाहिए, बहुत आइडिया होना चाहिए। आप घूम जाइए, नए से नए के पास और पुराने से पुराने के पास जो है दर्जनों आइडिया उसकी जेब में रहते हैं। मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स को ये कहते सुना है, जो बड़ी फिल्में देने के बाद जब उतार के दौर पर आए, जब फ्लॉप होने लगे और उनसे पूछा गया कि अच्छा आप किस तरह का मतलब थोड़ा सा बदलाव करना चाहेंगे, कुछ नए लोगों के साथ काम करना चाहेंगे, नई कहानियां। और मैंने एक दो बार ये भी देखा कि नए राइटर्स उन तक अप्रोच कर रहे हैं, तो उनका जवाब होता है अरे अभी तो हमारे पास अपनी ही दर्जन भर स्क्रिप्ट पड़ी है। मतलब आपको बॉक्स ऑफिस पर जूते पड़ रहे हैं, आपका काम नहीं चल रहा है, लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, आपके कहानी कहने का अंदाज पुराना पड़ चुका है। कहानी भी समय के साथ बदल जाती है, अंदाज बदल जाता है, राइटिंग का अंदाज हर समय अपने तरह से डिस्कवर करता है। मगर ये जो लोग जमे हुए हैं इनको लगता है नहीं नहीं यार, मतलब हम जो पहले अपना है वो तो बना लें, या फिर कभी किसी को साथ में लेंगे भी तो वो अपना थोपेंगे, नहीं ऐसा मैं चाहता हूं। तो ये बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते। तो और राइटर्स को लेके जो मैं कह रहा था कि सबको लगता है कि मैं राइटर,
आप किसी से भी पूछ लीजिए, उसके पास कहानी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि कहानी नहीं होना चाहिए या नहीं होगी, पर कहानी एक बहुत ही एक्सपर्टीज का काम है। उस आइडिया का होना, उसको सिनेमा में ढाला जाना, सिनेमा में ढालने से पहले उसका एक कहानी के रूप में होना। इधर आप बहुत सारी फिल्में देखिए, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं, जब आप स्क्रीन पर देखते हैं ना, अधिकतर फिल्मों में आजकल स्टोरी नाम की चीज आती ही नहीं है, सीधे आता है स्क्रीन प्ले या फिल्म बाई या डायलॉग का क्रेडिट। पहले आप देखते थे प्रॉपर होता था, कहानी इसकी लिखी है, पटकथा इसकी लिखी है, डायलॉग इसने लिखे हैं। हालांकि ये चलन भी बहुत बाद में आया, पहले ज्यादातर तो यही हुआ था, कथा पटकथा और डायलॉग जो है वो एक ही आदमी लिखा करता था। और मेरे हिसाब से जब मैं एक राइटर के रूप में सोचता हूँ, क्योंकि मैंने चीजें लिखी हैं, फिल्म भी लिखी है, कहानियां किताबें भी, मुझे लगता है ये एक ही आदमी का काम हो सकता है, क्योंकि वो पूरा उसको कंसेप्चुलाइज करता है, वो उसको पूरी तरीके से अपने अंदर तैयार करता है और वो उसको उतारता है। ठीक है, कागज पे आने के बाद मैं इस मामले में सोच सकता हूँ ठीक है, कुछ बदलाव हो सकते हैं सिनेमा के हिसाब से, लेकिन अब उसके लिए ये नहीं कि आप 4 आदमी लगा दें और जिस आदमी का ओरिजिनल काम है उसको साइड में लगा दें। कई ऐसी भी फिल्मों के अनुभव है, जो मेरे लेखक दोस्त हैं, जिन लोगों को मैं जानता हूं, मूल काम उन्होंने किया है, फिर बाद में प्रोड्यूसर ने कहा कि अरे यार तुमको तो कोई जानता नहीं, तुम्हारा नाम है, एक काम करते हैं, फलाने 2 लोगों का नाम जो है राइटर और स्क्रिप्ट राइटर के रूप में खूब है, उनको जोड़ लेते हैं, तो उनका नाम ऊपर हो जाता है, उनका नाम हाईलाइट हो जाता है। जिसका असली काम है वो बेचारा या तो नीचे छोटे से अक्षर में दबा रह जाता है या उसको साइड कर दिया जाता है। तो ये स्थिति है। फिर आप कहते हैं कि अरे यार राइटर नहीं है, कैसे आएंगे? आप रिस्क लेने को तैयार नहीं, आप एक नए को क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं, आप हमेशा सेफ जोन में चलना चाहते हैं। अरे यार एक नया नाम रहेगा, कौन बाजार में देखेगा, कौन बाजार में मेरी फिल्म खरीदेगा? 2 जमे हुए नाम ले आता हूं, उनके नाम से कोई फिल्म देखने नहीं जाता है, और पिटती है तो भी वो नहीं कहते कि हमने काम किया था। वो जिस नए आदमी का काम था, एक तो उसको आप बिगाड़ चुके होते हैं उसमें सारी इंजीनियरिंग करके। राइटिंग डॉक्टर करना सबसे आसान काम है, आपको स्क्रिप्ट पर मौजूद जो उस पंक्ति का आखिरी आदमी होगा वो भी बता देगा इस स्क्रिप्ट में क्या कमी है, इस पन्ने पे क्या कमजोरी है। ऐसा नहीं होता भाई, ये जब तक नहीं समझेंगे इस चीज को, ये ऐसे ही डूबते रहेंगे। और अब तो हमको प्रोड्यूसर्स का लालच दिख रहा है कि भाई आपको स्टोरी, क्योंकि कॉपीराइट का मामला है, आपको राइटर को कॉपीराइट के अनुसार जो है, नियम के अनुसार भविष्य में पे ना करना पड़े, तो आप खुद ही उससे थोक में या जिस भी शर्त पे कहानी ले लेते हैं और अपने नाम से पर्दे पर छाप देते हैं। नहीं चल पाएगा ऐसे, आप डूबते जाएंगे ऐसे। और राइटर्स के लिए तो बहुत ही जैसा मैंने कहा शर्मनाक स्थिति है। राइटर्स को सोचना चाहिए अब इस इंडस्ट्री में, राइटर एसोसिएशन को सोचना चाहिए। ये कोई फीस हुई 4 लाख रुपए कहानी के, 4 लाख रुपए स्क्रिप्ट के, 4 लाख रुपए डायरेक्टर, मतलब इनको ये वाला आर्टिकल पढ़ लेना चाहिए, कुछ ढंग का तय करना चाहिए। क्या होता है ना, जिस चीज के हम पैसे देते हैं ना उसी चीज की कदर करते हैं, ये हमारी मेंटेलिटी है, सच्चाई है। मतलब अगर 2 चीजें रखी हुई एक शॉप में, एक ही जैसा मॉडल है, जो महंगा होगा उसके लिए हम कहेंगे यार इसमें कोई बात होगी, और जो सस्ता होगा उसको अब पता नहीं क्या होगा, ठीक है चाहे इसी को ट्राई करते हैं। तो जब तक लेखक अपनी फीस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक राइटर्स एसोसिएशन इस मामले में बहुत सीरियसली काम नहीं करेगा, और स्ट्रिक्टली जो लोग राइटर्स के पैसे खा जाते हैं उनके प्रोजेक्ट्स में दखल नहीं दिया जाएगा, उनके लिए आगे के लिए होगा कि इनको कोई कहानी नहीं देगा, इनकी बाकी जो टेक्नीशियंस के जो एसोसिएशन है उनके साथ एसोसिएट नहीं होंगे, और कहेंगे कि भाई जिन्होंने राइटर्स का पैसा नहीं दिया है उनकी फिल्मों में टेक्नीशियन भी हेल्प नहीं करेंगे। ऐसा कुछ करना पड़ेगी सारी चीज। भाई अभी इसी आर्टिकल में मैं देख रहा था, 15 साल में ये मेकअप और हेयर वालों की फीस 10 गुना बढ़ गई, ड्राइवर की फीस 10 गुना बढ़ गई जी। राइटर कहां से कहां आया भाई? 1.5-2 लाख में पहले भी काम करता था, आज आप कह रहे 3-4 लाख रुपए मिलता है उसको। ये क्या है? मतलब खुद ही स्थिति को खराब कर रखा है। तो इसको बहुत बदलने की जरूरत है, और जब तक ये नहीं बदलेगा, जब तक अच्छे राइटर्स नहीं, और अच्छे राइटर तभी आएंगे जब आप उनको पैसा देंगे। यार 3-4 लाख रुपए अगर आप किसी फिल्म को एक कहानी लिखने का देंगे, और उस आदमी ने साल भर में मान लो कहानी लिखी है, तो 3 या 4 लाख रुपए में उसका घर कैसे चलेगा? वो भी एक मुंबई स्टार जैसे शहर में तो बिल्कुल नहीं चल सकता। मुंबई जैसे शहर बिल्कुल नहीं चल सकता। नहीं तो राइटर्स को शर्म आनी चाहिए, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को शर्म आनी चाहिए, और प्रोड्यूसरों को भी ये चीज बिल्कुल बंद करना चाहिए
कि किसी से कहानी ले ली और उसमें अपना दिमाग लगा रहे हैं। या तो आप कहानी लो या तो मत लो। अगर आप में डायरेक्शन की अकल है, आप कहानी को एज ए डायरेक्टर जो है कंसीव कर पाते हैं और उसको पर्दे पर उतारने की ताकत रखते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन आप ले लेते हैं किसी का आइडिया और उसमें फिर पूरी इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करके उसको अपने हिसाब से करके खत्म कर देते हैं, ये सारी चीजें बंद होना चाहिए। फिर उसमें अपने हीरो भी आ जाते हैं, अरे ये ऐसा होना चाहिए, ये सीन मेरे हिसाब से, ये डायलॉग मेरे हिसाब से। तो ये सबसे पहले मानना पड़ेगा कि बहुत ही खास किस्म का काम है जो हर किसी के बस का नहीं है, चाहे आपको भला लगे चाहे बुरा लगे। ये बहुत ही दिमागी काम है, बहुत मेहनत का काम है और विजन का काम है। ये हर तरह का व्यक्ति इसे नहीं कर सकता है। कैमरामैन जैसे एक खास तरीके से चीज को शूट करेगा, आप उसको तकनीकी काम में बहुत ज्यादा दखल नहीं दे सकते। आप उसको सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन फाइनली वही कैप्चर होगा जो वो चाहेगा। राइटिंग भी उसी तरह का काम है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप एक फिल्म बना रहे हैं, आप एक कहानी पे बना रहे हैं। जब तक आप नहीं सुनेंगे समझेंगे, यही स्थितियां होती रहेगी। देखिए, आज जो इनकी बुरी हालत है वो इनकी अपनी वजह से ही है। मेकअप के 10 करोड़ में से ये 5 करोड़ अगर राइटिंग के लिए रख दें, जो ये 5,000 रुपया प्रतिदिन ड्राइवर को देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ड्राइवर का काम जरूरी नहीं बिल्कुल होता, बिल्कुल होता है, हर किसी का अपने मेहनत के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि फिल्म बनने में ड्राइवर का योगदान और फिल्म बनने में लेखक का योगदान, अब ये कोई 5 साल का बच्चा भी बता देगा कि फिल्म बनने के लिए ड्राइवर लगता है या फिल्म बनाने के लिए लेखक लगता है। जाहिर है जो चीज एसेंशियल है उस पर ज्यादा खर्च होगा। मतलब ये वाकई चीजें हैरान करती हैं, और ये सारी बातें हम दर्शकों के सामने इसलिए रख रहे हैं दोस्तों, इनमें से बहुत सी बातों को हम पहले से जानते हैं, लेकिन इन बातों को आपके सामने रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप के लिए सिनेमा बनता है, आपको ध्यान में रखकर बनता है, आपकी जेब से पैसे खींचे जाते हैं, तो आपको कम से कम इस बात का अंदाजा तो हो कि आपके साथ होता क्या है या हो क्या रहा है। ये इंडस्ट्री के बारे में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छुपा हुआ सच था जो आज हम पहली बार निकाल कर लाएं। इंडस्ट्री में काम करने वाले इस बात को अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता, इस पर किसी की बात नहीं होती, इसको कोई सामने लेकर नहीं आता, इस पर कोई बहस नहीं करता, इसे लेकर कोई किसी को आईना नहीं दिखाता। ये सबसे ज्यादा हैरानी की बात है। देखिए, हर डिपार्टमेंट का अपना काम है, मेकर का काम अपने तरह से बनाना, लेकिन कई बार ये हेयर और मेकअप फिल्म में बहुत ही मूर्खतापूर्ण होता है। अब बताऊं कैसे। एक हीरोइन जो है एक सीन में अभी अभी रोई है, भागी भागी चली आई कई किलोमीटर दूर से बदहवास, पर उसका मेकअप वैसी की वैसी रहेगा, उसका काजल जो है जैसा था वैसी ही रहेगा, उसके बाल जो है बड़े खूबसूरत ढंग से हवा में उड़ रहे होंगे, और जब वो वापस से खड़ी होगी तो फिर एक बाल आपको हिला हुआ नहीं दिखता। हीरो का एक्शन सीन होगा, वो फाइटिंग कर रहा होगा, मजाल है भाई साहब, 100 लोगों को मारने के बाद भी उसके हाँ शर्ट का ऊपर का बटन अगर बंद था तो खुल जाए और उसका हाँ एक बाल जो है दाएं से बाएं नजर आ जाए आपको। हाँ 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 ये कितना मूर्खतापूर्ण है। और ये ऐसी वैसी फिल्मों नहीं, ये उन फिल्मों में भी आपको मिलेगा जिनको कहते हैं तो बड़ा रियलिस्टिक सिनेमा है, कितना हाँ रियल लग रहा है। ये बेवकूफी जैसी बात। और देखिए, हर फिल्म की अपनी जरूरत होती है। जैसे इसी आर्टिकल में पा फिल्म का जिक्र जी है ना, अमिताभ बच्चन जो उनके हाँ अभिषेक बच्चन ने ही प्रोड्यूस की थी ये फिल्म, नेशनल अवार्ड भी हाँ मिला था उनको बतौर प्रोड्यूसर इसके लिए। तो उस फिल्म में जो बच्चन साहब के लिए जो मेकअप हुआ, जो प्रोस्थेटिक्स हुआ, आपको समझ में आता है कि हाँ भाई, अगर इस पर इन्होंने 10-15 करोड़ रुपए, उस फिल्म में जबकि 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ था सिर्फ, जी उतना करके भी आप सोचिए, क्योंकि होम प्रोडक्शन फिल्म थी इसलिए 1.5 करोड़ हुआ था। हाँ 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 ठीक है, हाँ सिर्फ, है ना। तो वहां इसकी जरूरत समझ में आ रही थी, वो हुआ। अब हमने लेटेस्ट फिल्म देखी थामा, और मैं लोगों के कमेंट बता रहा हूं आपको। हम्म रश्मिका मंदाना फिल्म की हीरोइन है, हाँ उनका क्या मेकअप है इस फिल्म में। और एक सज्जन ने तो मुझसे कहा, तो उस रश्मिका मंदाना के कपड़े देख के लग रहा था कि भिखारियों के कपड़े पहनाए हैं। लिटरली कमेंट बता रहा हूं एक दर्शक का। बिल्कुल 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 आप ऐसे कपड़े पहना रहे उस वहां उस, अच्छा एक चीज बताइए, जिसको आप ताड़का बना रहे हैं, जो जंगल जंगल भटक रही है, उसको हाँ कौन से लिपस्टिक, मेकअप, काजल की जरूरत है? आपके बाल उसके करीने से बने हुए होना चाहिए। फिल्म है, मैं समझता हूं, एक लिमिट में हो सारी चीजें। और उसके जी बाद फिर जब इस तरह के रिकॉर्ड आते हैं, तो वही जो इसमें फितूर फिल्म का जिक्र है इस आर्टिकल में, कैटरीना कैफ का एक खास तरह का लाल रंग का शेड उनके बालों को दिया गया था।
हाँ, उस शेड की मैचिंग कराने के लिए 55 लाख रुपए खर्च कर दिए, पता नहीं कहाँ किस कलर से मैच करा रहे थे, 55 लाख रुपए सिर्फ मैचिंग में खर्च कर जो दिए गए, दर्शक को समझ में भी नहीं आया होगा, पता भी नहीं चला जो होगा। समझ में बिल्कुल बिल्कुल। एक और आर्टिकल में एक और जिक्र है कि एक उस एक्टर का नाम नहीं दिया गया, कोई नया नवेला बहुत ही नखरेल वाला एक्टर है, उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ते हैं, इसमें लिखा गया, क्योंकि वो माल का शौकीन है, माल लेने का। अब माल समझ सकते हैं दर्शक कैसा माल, उस माल की वजह से उसके गड्ढे काले काले जो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं उसके, उसको छुपाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किया गया। ये मेकअप है। हाँ, मतलब आप हाँ, कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कहां आप खर्च कर रहे हैं, किन लोगों के आप मतलब जो नशेड़ी है उसको आप स्क्रीन के सामने अच्छा आदमी बना के पेश कर रहे हैं, हाँ, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, मगर जिस राइटर ने कहानी लिखी है, जिस हाँ, राइटर ने स्क्रिप्ट और डायलॉग, उसके लिए पैसा नहीं है आपके पास। हम्म, तो इनको सोच देखिए, पैसा खर्च करना चाहिए बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूं कि पैसा नहीं खर्च, हर डिपार्टमेंट का एक बजट तय होता है, लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट कितना जरूरी है, आपके लिए राइटर्स बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप उसको घर के पोंछे के कपड़े जैसा बर्ताव कर रहे हैं, तो आपका नतीजा, आपकी फिल्में जो है ना, उन्हीं पोंछे में बदल जा रही है, कि लोगों को ये लगता है इससे अच्छा तो घर में वो कपड़ा है जिससे हमने कमरे साफ किए अपने, जिससे फर्नीचर साफ किया है, फिल्म की कीमत उससे कम है आज की डेट। तो हाँ, ये जिस तरह से कर रहे हैं कहानी के साथ में, राइटर्स के साथ में, तो इनका यही होना है जब तक ये नहीं सुधरेंगे। देखिए, इक्का दुक्का राइटर हैं, इक्का दुक्का प्रोडक्शन हाउस हैं, जो सो कॉल्ड बड़े, देखिए राइटर तो है ही नहीं, एक आध दो होंगे, ज्यादा नहीं है, और वो भी क्योंकि बरसों से सिनेमा में है, उन्होंने अपनी कहीं से गोटी फिट कर रखी है, और वही वही चलते रहते हैं, फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी वही लिख रहे थे, क्योंकि जान पहचान से चल रहा है वहां। तो राइटर तो है ही नहीं, अगर आप उनको सचमुच राइटर्स की कसौटी पर कसेंगे, तो यहाँ लोग आपको बड़े, मतलब आप होता है ना कि दिया लेके ढूंढो, मतलब उस तरह से वाला मामला है, आपको मिलने वाले नहीं है। मगर ठीक है, बात वही है, चलती का नाम गाड़ी, तो जिनकी चल रही है चल रही है। एक्चुअली ये जो सारी बातें हैं हम यहाँ पर कर रहे हैं, इनका दो पर्पस है। जी। एक तो इंडस्ट्री को फिर से याद दिलाना, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है जो आज इस खबर को सुन के चौंकेगा, अच्छा ऐसा हो रहा था मुझे नहीं पता, अभी पता चला। पता सबको है, हाँ। इसके बारे में सब लोगों को पूरी जानकारी है। जब मेरा इक्का दुक्का बार वास्ता हुआ और मुझे सबके रेट्स पता लग गए, तो ये लोग तो दिन रात वहां उठते बैठते हैं, इनको सारा सबका रेट कार्ड सामने रहता होगा। तो एक तो हमारा मकसद था कि हम इंडस्ट्री के लोगों को आईना दिखाएं, दूसरा जो दर्शक हैं उन्हें पता चले कि कितना सच है, और तीसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यूट्यूब हो या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, कहीं पर भी बॉलीवुड को इस तरह से आईना नहीं दिखाया जा रहा है जैसा हम और रवि जी अपने अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। और जब भी हम लोग साथ में आते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो बॉलीवुड के लिए को एहसास कराने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी सारी बातें बताने के बावजूद इनकी कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, और उम्मीद करते हैं कि अब हमारे दर्शक इस बात को समझे होंगे कि किस हद तक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा कैसी पैसे की बर्बादी होती है बेकार की चीजों पर, और कहानी लिखने वाले को पैसा नहीं मिलता, जबकि इंडस्ट्री पूरी तरीके से गड्ढे में डूब रही है, लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, थिएटर्स घाटे में जा रहे हैं, थिएटर्स फूड मॉल बन गए हैं, थिएटर्स में अब खाना बेचा जाएगा और फिल्में बस यूं ही दिखाई जाएंगी। आज हम जाते जाते उस खबर का भी जिक्र कर लेते हैं जो रवि जी आपने दिन में मुझे बताया था कि किस तरीके से गुजराती फिल्म के लिए जो डील की है नेटफ्लिक्स ने, वो हाँ, इतनी वो बड़ी डील की है। मैं दर्शकों को पहले वो बिल्कुल। खबर दिखाना हाँ। चाहूंगा और उसके बाद फिर हम उस पर बात करेंगे, ताकि ये इसी से सिरे जुड़ते हैं, आज जो बातचीत हुई है इसी से सिरे जुड़ते हैं कि कैसे अगर कहानी में दम हो तो किस तरीके से फिल्में बिकती हैं और किस तरीके से पैसा मिलता है। अब आप देखिए कि गुजराती फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के लिए नेटफ्लिक्स ने 3.5 करोड़ में डिजिटल राइट्स खरीदे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी डील है, सिर्फ डब्ड वर्जन के लिए। बिल्कुल। ये आप खबर यहां देख सकते हैं। तो किस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला चला करता है और कैसे इतने बड़े जो कहते हैं ना, इतने बड़े घोटाले के साथ ये फिल्म इंडस्ट्री आज नहीं बल्कि कई सालों से चल रही है। और ये जो बातें आज आपको हो सकता है पहली बार पता चली हो जो हमने इस लाइव सेशन में बताई हैं, लेकिन इंडस्ट्री में ये बातें सबको पता है, सब जानते हैं।
अब आप देखिए कि एक गुजराती फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन उसके लिए नेटफ्लिक्स 3.5 करोड़ रुपए दे दे, तो आप सोचिए कि क्या बात उसमें रही होगी, और क्या ऐसी मौलिकता बाकी चीजों में नहीं आ सकती। और ये वही फिल्म है जिसको अजय देवगन ने बनाया था, मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको हिंदी में बनाया था, लेकिन अब सेकंड ये लेकर आए तो उन्होंने डब्ड वर्जन में रिलीज कर दिया उसे। क्या क्या कहते हैं आप बात रवि जी इस बारे में? बात वही है ना, देखिए अजय देवगन को वश एक बनी हुई फिल्म दिख गई, यार ये हाँ फिल्म तो बहुत बढ़िया है, देख के मजा आ हाँ गया, इसको हिंदी में बना देता हूँ। अजय देवगन ने क्यों कभी उस राइटर को नहीं ढूंढा जिसने वश लिखी, या हाँ जिसने वश लिखी उसको क्यों नहीं लगा कि मैं बॉलीवुड में जाता हूँ, वहां किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस को अपनी कहानी देता हूँ। क्यों उसने गुजराती में ये फिल्म बना दी, और आपको वहां फिल्म बनने के बाद आपकी आंख खुलती है, तो उसके रीमेक राइट्स खरीदने के लिए आप 10-20 करोड़ दे देंगे। ये बहुत मजा, मतलब अब मजेदार बात है, आप देखिए एक फिल्म के राइट्स, रीमेक राइट्स खरीदने के लिए 20-30 करोड़ रुपए दे देंगे, आप उनकी तमाम शर्तें मान लेंगे, लेकिन हिंदी में, हिंदी के राइटर के लिए, हिंदी फिल्म लिखने वाले को कि आप ओरिजिनल फिल्म लिख के लाओ, हम आपको अच्छा पैसा देंगे, वो नहीं है। उससे आप वही 2 लाख 3 लाख रुपए की और 4 लाख रुपए की बात करेंगे। मतलब ये कितना शर्म, इन लोगों को तो मतलब क्या बोलना चाहिए, मतलब चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, मतलब फाइनली तो यही है। मतलब जी आपकी इंडस्ट्री का ये हाल है। आप कहते जी। हो कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ बॉलीवुड हाँ जो है वो इंडिया की पहचान है, हाँ तो हाँ हाँ वहां उस राइटर का ये हाल है हाँ कि उसको पैसा नहीं मिलता है, उसकी कोई कद्र नहीं है, सिनेमा में उसका कोई से नहीं है। हाँ 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 हाँ। एक राइटर को मैं जानता हूँ, वो एक मतलब टैलेंटेड यंग राइटर था, अभी नाम नहीं लूंगा उसका मैं। उसने एक बड़ी फिल्म लिखी, एक फिल्म ठीक ठाक लिखी थी, उसका उसने एक वेब सीरीज लिखी जिसमें हम्म। बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार था। जी। तो उस राइटर का ये था कि वो सेट पर जाता था और उसने वहां पर अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से समझाने की कोशिश की, भाई ये सीन जो है ना ये स्क्रिप्ट के हिसाब से ये है। उसका अगली हम्म बार से वहां आना बंद करा दिया गया कि आप मत हम्म। समझाइए। तो आपने तो ये हाल कर रखा है, तो इनको शर्म आना चाहिए, मैं सच कह रहा हूं। और बॉलीवुड इसी स्थिति में रहेगा, राइटर्स का यही हाल रहेगा, तो इसको कोई भी वापस नहीं उबार सकता है। जी। और ये देखिए हमारे 8 दर्शक करोड़ को। के बजट की फिल्म है ये जो वश लेवल 2 है ना, आठ जी। करोड़ के बजट की फिल्म है, 3.5-4 करोड़ रुपए उन्होंने यहाँ हिंदी रीमेक के उसके नेटफ्लिक्स से उनको मिल गया, आप सोचिए। बताइए। और बाकी जो पांच बॉक्स ऑफिस करोड़ में पर फिल्म बारह बन रही है। चौदह हजार फिर बॉक्स ऑफिस से 13-14 करोड़ रुपए वो कमा रही है हिंदी का और अभी इसके बाद में हो सकता है तो अभी भी कोई इनसे रीमेक राइट्स खरीद ले, गुजराती हिंदी में अगर आ गई तो हो सकता है दूसरी भाषा में खरीद ले। एक जी। ओरिजिनल कहानी आपको बहुत कुछ दे सकती है, मगर ये वही चिंदी चोरी में लगे, सच बात तो यही। तो चिंदी चोरी में लगे तो रिजल्ट वैसे ही आ रहे हैं। हम्म। देखिए हमारी जो जनता है ना, जो हमारे दर्शक हैं, उनके भी आंख कान खुल रहे हैं, वो भी बहुत हैरानी जता रहे हैं कि कैसे एक हीरोइन के बाल का कलर मैच करने के लिए 55 लाख रुपए खर्च होता है, किसी ड्राइवर को, किसी हीरो के ड्राइवर को 5,000 रुपए मिल जाता है, कैसे कोई एक मेकअप आर्टिस्ट जो है वो करोड़ों कमा के निकल जाता है, लेकिन 1 करोड़ भी नहीं मिल पाता, बल्कि 1 करोड़ छोड़िए 10 लाख भी नहीं मिल पाता फिल्म के राइटर को। तो यही वो कमजोरियां और कमियां हैं। और सबसे इससे भी ज्यादा हैरान होने की और शर्मनाक बात यह है कि ये खबरें या ये बातें इंडस्ट्री के लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे जरिए पता लग रहा है, ये सच ये लोग भली भांति जानते हैं, ये उसी हवा में सांस लेते हैं, उन्हीं लोगों के बीच उठते बैठते हैं, वही सारी बातें। उसके बावजूद इसमें पिछले कई सालों के दौरान कभी कोई सुधार नहीं आया, आज भी नहीं आया। इंडस्ट्री गिर रही है, गर्त में जा रही है। थिएटर जो है वो फूड मॉल बन गए हैं। अब पॉपकॉर्न और कोला बेचने के लिए वो पुरानी फिल्में न जाने क्या क्या दिखाएंगे। और ये जो रीमेक बनाने की मशीन उन्होंने बनाई हुई है, उसके लिए पहुंच जाते हैं किसी के पास, लेकिन ओरिजिनल राइटर को पैसा नहीं देते। मतलब आप देखिए ना, ये अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर इनके जैसे ही कह देते हैं कि हमें साउथ से डर नहीं लगता, हमें किसी से डर नहीं लगता। भाई आपको डर क्यों लगेगा? आप में डरने के लिए भी अकल होनी चाहिए ना। डर सही डर बात है। होने लायक भी तो अकल नहीं है आपकी। आप थिएटर पे थिएटर खोलते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको उसमें बनाएंगे क्या, दिखाएंगे क्या? उनको फूड मॉल बनाएंगे क्या आप?
तो वाकई मतलब ये बहुत हैरान करने वाली चीज़ें हैं। खैर, हमने एक अच्छा खासा इस पर टाइम दिया और हमारे दर्शकों ने हमारा साथ दिया। हम चाहेंगे कि इस बातचीत को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमें एक हमारा उत्साहवर्धन हो कि हम इस तरह के टॉपिक्स आपके बीच लाते रहें। इसमें आपका सहयोग हमें हमेशा चाहिए होगा। इसे शेयर करें, इसके नीचे कमेंट करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमें थोड़ी हिम्मत मिले, और बाकी कोशिश करते रहिए कि जिस भी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहें, करते रहिए। थैंक यू रवि जी, अपना समय निकाल थैंक यू कर आपने जुगल बहुत जी, अच्छे से थैंक यू। और डिटेल में समझाया लोगों को। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।